भाग 1 बेरोजगारी की दहलीज और टूटता धैर्य। अजय शहर की एक तंग गली के अंधेरे कमरे में बैठा था। कमरे की दीवारों पर लगी सीलन उसके भविष्य की तरह धुंधली थी। उसने अपनी स्नातक यानी ग्रेजुएशन की उपाधि को एक पुराने झोले में डाला और बाहर निकल गया। ये उसका लगातार 100वां साक्षात्कार यानी इंटरव्यू था। जब वो दफ्तर पहुंचा तो वहां बैठे अधिकारी ने उसके कागज देखे और एक ठंडी हंसी के साथ कहा, डिग्री तो अच्छी है, पर क्या तुम्हारे पास सिफारिश है या फिर 5 साल का अनुभव? अजय ने दबे स्वर में कहा, साहब काम मिलेगा तभी तो अनुभव आएगा। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसे बाहर निकाल दिया गया। रास्ते में आते हुए उसने देखा कि जिन लोगों के पास ढंग की शिक्षा नहीं थी वे रिश्वत और पहुंच के दम पर बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो इस पूरे तंत्र को जलाकर राख कर दे। उसी शाम उसके मकान मालिक ने उसका सामान सड़क पर फेंक दिया। अजय के पास अब न घर था, न नौकरी और ना ही उम्मीद। वो बस चलता गया, शहर की चमक धमक से दूर, उस घने जंगल की तरफ जहां इंसान कम और सन्नाटा ज्यादा था। भाग 2 मायोंग का आगमन और रहस्यमयी भेंट। अंधेरी रात थी और अजय जंगल के बीच एक पुराने मंदिर के खंडर में पनाह लिए हुए था। तभी उसे धुएं की महक आई। उसने देखा कि एक विशालकाय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा है जिसके चारों तरफ अजीब सी नीली लौ जल रही है। वो व्यक्ति भास्कर था, जो असम के मायोंग से आया एक तांत्रिक था। भास्कर की आंखें ऐसी थीं जैसे वो अजय की आत्मा के पार देख रहा हो। भूख लगे है या बदले की प्यास, भास्कर की आवाज किसी घाटी में गूंजती हुई गूंज जैसी थी। अजय ने बिना डरे कहा, मुझे वो शक्ति चाहिए जिससे दुनिया मुझसे डरे, मुझसे भीख न मंगवाए। भास्कर ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी हड्डी अजय की तरफ फेंकी और कहा, मायोंग का काला जादू कोई खेल नहीं है। इसमें पहले खुद को मरना पड़ता है, तभी दूसरों को मारने की शक्ति मिलती है। क्या तू तैयार है अपने भीतर के इंसान को दफन करने के लिए? अजय ने दृढ़ता से हाँ कह दी। उसी रात से अजय की दरिद्रता का अंत और एक राक्षस का जन्म शुरू हुआ। भाग 3 रक्त साधना और प्रकृति से संवाद। अगली कई रातों तक भास्कर ने अजय को उन मंत्रों का ज्ञान दिया जो सदियों से छिपाए गए थे। अजय को सिखाया गया कि कैसे पेड़ों की धड़कन सुनी जाती है और कैसे मरे हुए पशुओं की चेतना को दोबारा जागृत किया जाता है। एक डरावने अनुष्ठान के दौरान भास्कर ने अजय से कहा, अब सामने देखो। अजय ने देखा कि एक मरा हुआ कौवा जमीन से उठा और उसकी आंखें लाल रोशनी से चमकने लगीं। अजय ने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। जंगल का हर एक कांटा, हर एक पत्थर उसके वश में था। लेकिन इस विद्या की एक कीमत थी। अजय का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। उसके दिल की धड़कन इतनी धीमी हो गई कि कोई सामान्य मनुष्य उसे सुन नहीं सकता था। उसे अब भोजन की नहीं, बल्कि उन लोगों की मौत की जरूरत थी जो प्रकृति और न्याय का अपमान करते थे। भास्कर ने उसे अंतिम शिक्षा दी, याद रखना, तू अब कानून से ऊपर है पर प्रकृति के नीचे। जब तक तू धरती की रक्षा करेगा, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। भाग 4 विनाश का प्रथम स्वाद। अजय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी लाचारी नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी थी। वो शहर के किनारे एक पुराने कारखाने के पास पहुंचा। इस कारखाने का मालिक सेठ राधेलाल एक भ्रष्ट व्यक्ति था जो अपना जहरीला रसायन सीधे जंगल की नदी में बहा रहा था। इस वजह से नदी का पानी काला पड़ चुका था और आसपास के पशु पक्षी तड़प तड़प कर मर रहे थे। अजय ने नदी के किनारे एक मरे हुए हिरण को देखा। उसने मायोंग का वो प्राचीन मंत्र पढ़ा जो भास्कर ने उसे सिखाया था। अचानक मृत हिरण के शरीर में एक अजीब सी थरथराहट हुई। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और वो खड़ा हो गया, पर उसकी आंखें खाली थीं। अजय ने इशारा किया और वो हिरण कारखाने की तरफ भागा। उसी रात कारखाने के अंदर चीख पुकार मच गई। सेठ राधेलाल ने देखा कि उसके सभी पहरेदार बेहोश पड़े हैं और उनके शरीर पर पेड़ों की बेलों ने जकड़ बनाई हुई है। अजय धीरे से अंधेरे से बाहर निकला। राधेलाल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? पैसा चाहिए? कितना पैसा लोगे?
अजय ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे वो पैसा चाहिए जो तुमने इन मासूम बेजुबानों की मौत से कमाया है। अजय ने अपने हाथ हवा में उठाए और कारखाने के फर्श से मोटे मोटे जड़ निकलने लगे। उन जड़ों ने राधेलाल को जिंदा जकड़ लिया और उसे कारखाने की चिमनी के अंदर खींच लिया। अगले दिन राधेलाल का शरीर उस जहरीले रसायन के ढेर में मिला, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने नदी को जहरीला किया था। भाग 5, रक्षक या राक्षस। शहर में खौफ फैल गया। पुलिस इसे एक साधारण हत्या मान रही थी, लेकिन जनता के बीच दबी जुबान में बातें होने लगी। गरीब बस्तियों में लोग कहते कि कोई वन पुरुष आया है जो अमीरों और भ्रष्ट लोगों को दंड दे रहा है। अजय अब एक विरोधी नायक, एंटी हीरो बन चुका था। वो उन लोगों को निशाना बनाता जो जंगल काटकर वहां इमारतें खड़ी कर रहे थे। एक बार कुछ शिकारियों ने एक शेरनी का शिकार किया। अजय ने उन शिकारियों को वहां के एक पुराने वृक्ष यानी ट्री से बांध दिया। उसने उन्हें मारा नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे भयंकर मायाजाल में डाल दिया जहां उन्हें हर समय वही शेरनी अपने चारों तरफ दिखती थी। वे लोग पागल हो गए। धीरे धीरे अजय का नाम डर का पर्याय बन गया। पर अद्भुत बात यह थी कि साधारण जनता उससे डरती नहीं थी। गरीब किसान जो साहूकारों के कर्ज से दबे थे, उन्हें अजय के होने से सुकून मिलता था। अजय ने उन साहूकारों के कागजात जला दिए और उन्हें मजबूर किया कि वे किसानों की जमीन वापस करें। अजय ने महसूस किया कि जो काम उसकी डिग्री नहीं कर पाई, वो वायोंग के काले जादू ने कर दिखाया। भाग 6, प्रशासन की घेराबंदी। सरकार और बड़े व्यापारियों ने अब पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया। एक विशेष कार्यबल, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अधिकारी विक्रम कर रहे थे। विक्रम एक ईमानदार पर सख्त अफसर था। उसने अजय को पकड़ने के लिए जंगल के चारों तरफ चौकियां बनवा दी। विक्रम ने मीडिया में बयान दिया, हम इस डाकू और तांत्रिक को जल्द ही गिरफ्तार करेंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अजय ने ये खबर एक पुराने रेडियो पर सुनी और मुस्कुराया। उसने तय किया कि वो विक्रम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि विक्रम भ्रष्ट नहीं था, पर वो उसे अपनी शक्ति का एहसास जरूर करवाएगा। एक रात विक्रम और उसकी पूरी टोली ने जंगल के उस हिस्से को घेर लिया जहां अजय के होने की खबर थी। उनके पास आधुनिक हथियार और रोशनी थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, एक घना कोहरा छा गया। विक्रम ने देखा कि उनकी बंदूकों की नलियां अचानक मिट्टी में बदल गई हैं। जंगली जानवरों का एक विशाल झुंड उनके सामने खड़ा था, पर वे हमला नहीं कर रहे थे, बस रास्ता रोके खड़े थे। अजय की आवाज चारों तरफ से गूंजी, विक्रम, कानून सिर्फ कागजों पर चलता है, ये जंगल मेरी अदालत है, यहां वापस मत आना। भाग 7, कृष्णकाल, देवता और यमराज का संगम। शहर की हवा में अब एक अजीब सी भिन-भिनाहट थी। गरीब बस्तियों में जहां पहले भूख और लाचारी का सन्नाटा होता था, अब वहां उम्मीद की बातें होने लगीं। लोगों ने अजय को एक नया नाम दिया था, कृष्णकाल। कृष्ण इसलिए क्योंकि वो निर्दोषों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, और काल इसलिए क्योंकि गुनहगारों के लिए वो निश्चित मृत्यु का दूत था। एक विशाल घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। शहर का सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री, जो गरीबों के अनाज का पैसा खा गया था, अपने सुरक्षित किले जैसे बंगलों में बैठा था। वहां 100 से ज्यादा हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे। अचानक बंगलों के गार्डन के सारे पेड़ एक साथ रोने लगे। उनसे पानी नहीं, बल्कि खून जैसा लाल रस निकलने लगा। कृष्णकाल अंधेरे से एक परछाई की तरह निकला। गार्ड्स ने गोलियां चलाईं, पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे हवा पर निशाना लगा रहे हों। गोलियां अजय के शरीर के आर पार निकल जाती, पर उसे खरोंच तक नहीं आती। कृष्णकाल ने मंत्री के कमरे में प्रवेश किया। मंत्री डर से कोने में दुबक गया और पैसे का लालच देने लगा। अजय ने मायोंग का एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और मंत्री की चमड़ी पर धीरे धीरे पेड़ की सख्त छाल, बार्क उगने लगी। वो तड़पने लगा, पर उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। अगले दिन मंत्री शहर के बीच चौराहे पर एक जिंदा पेड़ के रूप में मिला। उसका आधा शरीर लकड़ी बन चुका था और उसकी आंखें पथरा गई थीं। जनता ने यह देखकर कृष्णकाल के नाम के नारे लगाए। मीडिया ने उसे एक ऐसा एंटी हीरो माना जो कानून की परवाह किए बिना पापियों का सर्वनाश कर रहा था। भाग 8, मायोंग का अंतिम रहस्य और अमर स्वरूप। पुलिस ने अब अजय को पकड़ने के लिए उसके पुराने दोस्तों और परिवार को परेशान करना शुरू किया।
जब ये खबर अजय तक पहुंची तो उसका क्रोध पृथ्वी के उबाल जैसा था। वो तुरंत मायोंग के घने जंगलों में गया, जहां उसके गुरु भास्कर अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। भास्कर ने कहा, बेटा, अब तुझे अपनी मनुष्य देह का मोह पूरी तरह त्यागना होगा। कृष्णकाल को अमर होने के लिए प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन होना पड़ेगा। भास्कर ने उसे एक ऐसी विद्या सिखाई जिसे तत्व सिद्धि कहते हैं। अजय ने 1 हफ्ते तक बिना अन्न जल के एक काली गुफा में घोर साधना की। उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियां अब पत्थर से ज्यादा मजबूत और उसकी दृष्टि अंधेरे में भी बाज से ज्यादा तेज हो गई है। उसने सीखा कि कैसे वो एक साथ हजारों दुश्मनों के दिमाग में उनके सबसे बुरे डर का भ्रम, इल्यूजन पैदा कर सकता है। अनुष्ठान के अंतिम दिन भास्कर ने अपना शरीर त्याग दिया। अजय ने अपने गुरु की राख को मायोंग की मिट्टी के साथ मिलाकर अपने पूरे शरीर पर लेप कर लिया। अब उसका रंग काला नीला पड़ गया था और उसकी आंखों से एक नीली लौ निकल रही थी। वो अब सिर्फ एक ग्रेजुएट युवक नहीं था, वो प्रकृति का एक भयंकर हथियार बन चुका था। उसने कसम खाई कि जब तक धरती पर अन्याय रहेगा, कृष्णकाल का साया पापियों का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो अब किसी भी दीवार के पार जा सकता था और हवा की गति को नियंत्रित कर सकता था। भाग 9, जंगल का महासंग्राम और सेना की तबाही। सरकार ने कृष्णकाल को देश का सबसे बड़ा खतरा घोषित करते हुए ऑपरेशन प्रलय शुरू किया। 5000 सेना के जवान भारी टैंक्स और ड्रोन लेकर जंगल की तरफ रवाना किए गए। विक्रम, जो अब एक पागलपन की हद तक अजय से नफरत करने लगा था, ने आदेश दिया, हमें ये जंगल नहीं चाहिए, हमें कृष्णकाल का अंत चाहिए। अगर पूरा जंगल भी जलाना पड़े तो जला दो। जैसे ही सेना ने पहला बारूदी गोला जंगल की ओर छोड़ा, एक अद्भुत घटना हुई। वो गोला हवा में ही रुक गया और मिट्टी के ढेर में बदलकर नीचे गिर गया। कृष्णकाल जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने मायोंग का वायु स्तंभन मंत्र पढ़ा। अचानक एक भयंकर चक्रवात साइक्लोन उठा, जिसने सेना के टैंक्स को खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया। सेना के जवानों ने देखा कि उनके चारों तरफ उन जानवरों की आत्माएं घूम रही हैं जिन्हें शिकारियों ने मारा था। वे डर के मारे चिल्लाने लगे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से गोली चलाई, पर कृष्णकाल ने गोली को उंगलियों से पकड़कर राख में बदल दिया। अजय ने दहाड़ा, तुम्हारे ये लोहे के खिलौने मेरी मां का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने हवा में हाथ घुमाया और पूरे जंगल की जमीन से नुकीले कांटे निकल आए, जिन्होंने सेना की गाड़ियों को छलनी कर दिया। एक एक करके सारे जवान बेहोश होने लगे, पर कृष्णकाल ने किसी की जान नहीं ली। वो सिर्फ उन्हें अपनी शक्ति का एहसास करा रहा था। विक्रम वहां अकेला रह गया। उसकी बंदूक मिट्टी बनकर झड़ गई। कृष्णकाल ने उसे छुआ और विक्रम शहर की हद से बाहर जा गिरा। सेना की ये इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। भाग 10, कृष्णकाल, शासन पर भारी, जनता का अदृश्य अधिशाय। सेना की शिकस्त के बाद सरकार और प्रशासन के बीच सन्नाटा छा गया। उन्हें एहसास हो गया कि कृष्णकाल को हथियारों से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि वो कोई साधारण मुजरिम नहीं, बल्कि प्रकृति का क्रोध था। पुलिस ने शहर के चारों तरफ नाकाबंदी की, पर हर रात उनके नए बने चौकियों पर मायोंग के तांत्रिक निशान मिलते। कृष्णकाल अब शहर की इमारतों पर एक अदृश्य साए की तरह दिखाई देने लगा था। जनता के दिलों में उसके प्रति प्रेम और सम्मान इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस को झूठी सूचनाएं देना शुरू कर दिया, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। लोगों के लिए वो लॉर्ड कृष्ण का वो रूप था जो दुखों को हरता है, और गुनहगारों के लिए वो भयानक काल था जिसका न्याय निश्चित था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई बड़े पुरस्कार रखे, पर कृष्णकाल हर बार मिट्टी की खुशबू और हवा की सरसराहट में बदलकर गायब हो जाता। वो उनके लिए एक ऐसी पहेली बन गया जिसे कानून की किताबें कभी समझ नहीं पाईं। रात का घना सन्नाटा है और हल्की बारिश हो रही है। शहर के सबसे भ्रष्ट नेता और बिकाऊ अधिकारी एक गुप्त बैठक में कृष्णकाल को मिटाने की योजना बना रहे हैं। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुलती हैं और जंगल की ठंडी हवा अंदर आती है। उनके सामने मेज पर रखी रिश्वत की रकम अचानक सूखे पत्तों में बदल जाती है। वे डर के मारे पीछे हटते हैं तो देखते हैं कि खिड़की पर राख और मिट्टी से लिपटा एक विशालकाय साया खड़ा है। उसकी नीली आंखें अंधेरे में दुश्मनों के लिए उनकी मृत्यु का संदेश दे रही हैं। कृष्णकाल ने अपनी भारी आवाज में कहा,
तुम्हारी कुर्सी कानून से बनी है, पर मेरा आसन इस धरती की मिट्टी से। जब तक पाप रहेगा, कृष्णकाल जिंदा रहेगा। अगले ही पल वो साया धुएं में विलीन हो जाता है। बाहर खड़ी पुलिस जब अंदर पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ खाली कुर्सी और मायूम के मंत्रों की गूंज मिलती है। कृष्णकाल गिरफ्तार नहीं हुआ, वो अब इस शहर की नियति बन चुका है। वो एक बेरोजगार ग्रेजुएट से उठकर इस देश का सबसे बड़ा एंटी हीरो बन चुका है, जो आज भी स्वतंत्र है और भ्रष्टाचारियों के दिलों में डर बनकर धड़कता है।